हाँ भाई, देखो लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं अपन और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। हाँ भाई इधर देखो, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने लिविंग बीइंग के लिए मतलब जिंदा रहने के लिए जितने भी वाइटल प्रोसेस करता है, वाइटल का मतलब होता है जरूरी, जितने भी वाइटल प्रोसेस करता है उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में जितने भी वाइटल प्रोसेस करता है जिसे हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। वाइटल का मतलब क्या होता है? जरूरी, जिनके बिना आदमी नहीं रह सकता। तो जितने भी वाइटल प्रोसेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो है वो मेनली 4 पार्ट में डिवाइड है और हमारा चैप्टर भी 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला कौन सा आता है? न्यूट्रिशन। दूसरा आता है रेस्पिरेशन। तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट आता है एक्सक्रीशन। ये 4 पार्ट में हमारा लाइफ प्रोसेस जो है वो बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? सिंपल सा अभी बताया था, कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसको वर्क करने के लिए भैया क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहां से मिलेगी? फूड से। और फूड जो है वो हम किससे मिलेगा अपन को? न्यूट्रिशन से। मतलब जो भी कुछ अपन कंज्यूम करेंगे उसी से मिलेगा अपन को। तो सबसे पहले अपन न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे नीड फॉर न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन की जरूरत ही क्यों है? क्यों जरूरत पड़ गई भाई न्यूट्रिशन की? अभी बताया मैंने। सबसे पहली बात किसके लिए जरूरी है? एनर्जी के लिए। दूसरा है डेवलपमेंट। क्या है? डेवलपमेंट। तीसरा है ग्रोथ। चौथा है रिपेयर। और बस लगभग ये 4 ही है। दोबारा सुन लो कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है। सबसे पहला क्या है? एनर्जी। मतलब अगर मैं कोई भी वर्क कर रहा हूं तो मुझे किसकी जरूरत है? एनर्जी। तो एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशन की जरूरत है। दूसरा क्या है? ग्रोथ। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है और वहां से लेकर वो लगातार क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है लगातार। तीसरा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ग्रोथ अलग अलग होता है, ध्यान रखना। डेवलपमेंट, ग्रोथ तो केवल होती है फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में होता है फिजिकल मेंटल सारी ग्रोथ आ जाती है। वो क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। और लास्ट मेरे पास क्या आता है? रिपेयर। रिपेयर का मतलब सिंपल सा यही है, मान लो कोई कहीं गिर गया, लग गई किसी के, तो क्या वो लगा हुआ निशान हमेशा जिंदगी भर ही रहता है क्या? निशान का मतलब है जैसे मान लो यहाँ पे कट लग गया, अब वो कट क्या हमेशा ही रहेगा क्या? वो अपने आप क्या हो जाता है? रिपेयर हो जाता है। तो उसके लिए भी हमको क्या जरूरत है? खाने की जरूरत है। जैसे मरीज कोई होता है, जैसे मान लो कोई ऑपरेशन करा के आया तो उसको शुरू में क्या देते हैं? एकदम पतला खाना देते हैं, फिर दलिया देते हैं ताकि उसको क्या है, वो ढंग से उसके न्यूट्रिशन जो है वो पच जाए ढंग से। फिर बात करते हैं अपन कि कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट क्या होते हैं? ये तो 6 क्लास से अपन लगातार पढ़ते आ रहे हैं। फूड के कंपोनेंट बताओ कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कौन सा होता है? प्रोटीन। तीसरा कौन सा होता है? विटामिन। चौथा कौन सा होता है? फैट। पांचवा रफेज। फिर 6th कौन सा है? मिनरल्स। ये सारे क्या है? फूड के कंपोनेंट। भाई अपन जो भी फूड खा रहे हैं तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे शरीर को कुछ नहीं पता, तुमने भाई सेव खाया है, तुमने केला खाया है, तुमने पपीता खाया है, तुमने रोटी खाई है, तुमने पनीर खाया है, क्या खाया है? उसको नहीं पता। उसको तो किसकी भाषा आती है? साइंस की। उसको ये पता है कि तुमने भैया क्या खाया है? कार्बोहाइड्रेट खाया है। तुमने क्या खाया है? प्रोटीन खाया है। दाल खा रहे हो तो प्रोटीन खा रहे हो। तुमने पनीर खाया है तो उसको पता लग गया कि तुमने क्या खाया है? क्या खाया है? पनीर खाने से क्या मिलता है? प्रोटीन। तो उसको ये नहीं पता, उसको तो इतना ही पता है कि भाई किस रूप में खा रहे हो तुम। अब मान लो हरी सब्जियां खा रहे हैं तो मतलब क्या खा रहे हैं? रफेज। ठीक है। और उस ये सारे क्या है? फूड के कंपोनेंट होते हैं। फिर बात करते हैं अपन को टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। सबसे पहला कौन सा होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा न्यूट्रिशन जो क्या हो, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं।
ऐसे ऑर्गेनिज्म में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दोबारा सुन लेना, नाम से पता लग रहा है ऑटो। ऑटो जैसे अपन कोई नई गाड़ी लेके आते हैं तो तुमने सुना होगा कि भाई एक तो मैनुअल होती है, मैनुअल का मतलब पहला गियर डाला, दूसरा गियर डाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, और एक होती है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक मतलब अपने आप गियर डल रहे हैं उसमें, जरूरत ही नहीं जैसे स्कूटी का कान मरोड़ा पहुंच गए सीधे, जरूरत ही नहीं है कोई फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर की, ना गियर उतारने की टेंशन, ना लगाने की टेंशन। तो क्या है? ऑटोमेटिक। वैसे ही उसका नाम से पता लग जाना चाहिए, रटना कुछ भी नहीं है, सीधा लिखा हुआ है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब अपने आप, जो अपना ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा होता है हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऐसे और थोड़ी सी, हाँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? दूसरों के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया? अब बात करते हैं भैया क्या टाइप ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला अपने पास है फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो फोटोसिंथेसिस नाम से पता लग रहा है, फोटो का मतलब सनलाइट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है? सनलाइट के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कौन सा? फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस। क्या होता है? जो अपने फूड के लिए केमिकल के ऊपर क्या रहे? डिपेंड। केमिकल का मतलब जैसे अमोनिया हो गया, NH3, ठीक है, और अमोनियम हो गया, या नाइट्रोजन साइकिल हो गया, जैसे अपने 8th क्लास में पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल। वो सब क्या है भाई? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। वो किस में आते हैं? केमिकल कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया। फिर अपन चलते हैं किसके पास? हिट्रोट्रोपिक। तो हिट्रोट्रोपिक मेनली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। सबसे पहले कौन सा होता है? होलोजोइक। कौन सा है? होलोजोइक। तो देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन बेस फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब है ऐसा न्यूट्रिशन जो कार्बन बेस फूड पे डिपेंड रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? होलोजोइक। बताओ होलोजोइक के 2 एग्जांपल बताओ देखें। अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने पास कौन सा आता है? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जो कि डेड और डिकई चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए, उसे क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक सेप्रोट्रोपिक हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रोपिक का एग्जांपल बताओ दो। लीच और लाइस। फिर उसके बाद अपने पास लास्ट जो है वो क्या है? पैरासाइट। एक मिनट, हाँ सॉरी, ब्रेड मोल्ड और यीस्ट, ये दोनों क्या है? सेप्रोट्रोपिक। लास्ट अपने पास क्या है? पैरासाइट्स। क्या है? पैरासाइट, जो अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक। उसके एग्जाम्पल कौन है? लीस और लाइक। फिर बात करते हैं अपन किसकी? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें अपन को क्या पढ़ना है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या पढ़नी है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो सामने देखो भाई, पहली बात क्या था? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल पूछते हैं कि फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल कौन से हैं? तो बताओ कौन कौन से रॉ मटेरियल? फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल, सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट, और चौथा क्लोरोफिल। कौन सा? क्लोरोफिल। तो देखो इधर सबसे पहले मेरे पास क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने? 6 प्लस क्या है मेरे पास? 12H2O। उसके बाद मेरे पास क्या है? सनलाइट, और यहाँ पे क्लोरोफिल। क्या बना? C6H12O6। ये मेरे पास क्या हो गया भाई? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब सुनना,
ये तो हो गया अपने पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इसमें एक चीज है ना, थोड़ा सा याद रखना कि प्लांट के अंदर जो फूड है वो किस रूप में स्टोर रहता है, और स्टार्च के रूप में। किस में रहता है? स्टार्च। तो प्लांट के अंदर तो फूड जो होता है वो किसके रूप में स्टोर होता है? स्टार्च के रूप में। और जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर फूड जो होता है वो किस में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। किस में होता है? ग्लाइकोजन। बस। फिर उसके बाद आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा, व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा होता क्या है? तो अपन ये कह सकते हैं कि हमारे लीफ के ऊपर जो टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे, ये टाइनी पोर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा होता क्या है? स्टोमेटा दो किडनी शेप या बीन शेप स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर गार्ड सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गार्ड सेल। वो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं भाई। और उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं? पार्ट लेते हैं। समझ में आया? फिर उसके बाद बात करते हैं अपन भाई, और क्या है, बस। अब आ जाओ न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। अमीबा की बात कर रहे हैं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उसी से पूरा सारा समझा रहा हूं। इधर देखो ध्यान से, ये देखो। चलो अब मेरे को पहली बात तो ये बताओ कि अमीबा जो है वो एक यूनिसेलर है या मल्टीसेलर? यूनिसेलर, पहली बात आ गई। दूसरा क्या है? प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। तीसरा कहां पाया जाता है? वाटर में। कहां पाया जाता है? वाटर में। चौथा, ये क्या, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। अब सुनो, ये मेरे पास जो अमीबा है इसमें दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? ये फूड को कैप्चर करना और फूड को कैप्चर करना और साथ में एक जगह से दूसरी जगह अगर उसको जाना है तो किसकी मदद से जाता है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो फूड है वो कैप्चर कहां से करता है? वो हमेशा सरफेस से करता है। कहां से करता है? सरफेस से। और सरफेस से लेने के बाद में कहां चल जाता है? अंदर। और इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद में जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट है उसमें ये क्या कर देता है? यहां से इसको कहां निकाल देता है? बाहर। ये क्या हो गया? न्यूट्रिशन इन अमीबा। फिर उसके बाद अपन बात करें क्या? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में। सबसे पहला उसके अंदर आता है हमारे पास कौन? एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा आता है सपोर्टिव ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो जिस जिस पार्ट से होकर गुजरता है वो सारे पार्ट किस में आते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। किसमें आते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। मैंने खाना खाया, खाना मेरे मुंह से लेकर जिस जिस पार्ट से होकर गुजरा वो सारे पार्ट किसके अंदर आते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और जो फूड को डाइजेस्ट करने में जितने भी पार्ट मदद करते हैं उसे बोलते हैं सपोर्टिव ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? सपोर्टिव ऑर्गन्स। अब सुनो, मान लो तुमको ऐसे बोल दिया जाए कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले माउथ, दूसरा बोलेंगे ईसोफेगस, तीसरा बोलेंगे स्टमच, चौथा बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट बोलेंगे एनस। दोबारा सुन लो, सबसे पहला माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर स्मॉल स्टमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस। ये सारे किसके पार्ट हैं? एलिमेंट्री कैनाल। फिर आता है मेरे पास सपोर्टिव ऑर्गन। सपोर्टिव मतलब जो डाइजेस्ट करने में सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है? हमारी टंग, माउथ, ये भी सपोर्ट करती है क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड निकलती है, इसे अभी पढ़ेंगे सारी चीजें। फिर उसके बाद अपने पास क्या आता है? पेनक्रियास। क्या आता है? पेनक्रियास। फिर कौन आता है? लीवर। ये सारे कौन है? सपोर्टिव ऑर्गन्स। कौन है? सपोर्टिव। गोल ब्लैडर भी होता है, सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब आ जाओ सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में। इसमें आ जाओ एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला कौन सा पार्ट आता है? माउथ। क्या आता है? माउथ।
माउथ में क्या आते हैं? टीथ। टीथ क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? कॉम्प्लेक्स को सिंपल फूड में चेंज करने का काम, या फिर कोई बड़े पार्ट को छोटे टुकड़ों में चेंज करने का काम किसका है भाई? टीथ का। किसका है? टीथ का। अब टीथ के बाद आती है हमारी टंग। क्या आती है? टंग, जिसमें क्या पाई जाती है? सलाइवरी ग्लैंड। क्या पाई जाती है? जिससे क्या निकलता है? सलाइवा। क्या निकलता है? सलाइवा। और सलाइवा में क्या पाई जाती है? सलाइवरी एमाइलेज। क्या पाई जाती है? जो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें चेंज करता है? सिंपल फूड में। मतलब स्टार्च को किसमें चेंज करता है? माल्टोज में। किसमें चेंज करता है? माल्टोज में। सुन लेना जो मैं बोल रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि स्टार्च को माल्टोज में कौन चेंज करता है? तो सलाइवरी एमाइलेज। कौन चेंज करता है? कहां पाया जाता है? सलाइवा में। और सलाइवा कहां पाया जाता है? माउथ। माउथ नहीं, टंग है। कहां पाया जाता है? टंग में, सलाइवा में। ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो क्या कहलाता है? हमारा फूड पाइप। क्या कहलाता है? फूड पाइप। अब फूड पाइप के अंदर भैया कौन सी मूवमेंट पाई जाती है? पैरासाइटिक मूवमेंट। पैरासाइटिक मूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है? अप एंड डाउन, या आगे या पीछे की तरफ। कहने का मतलब है कि जैसे ही फूड ईसोफेगस में एंटर करता है, ईसोफेगस ही बोल सकते हो, फूड पाइप भी बोल सकते हो, दोनों सही है। तो जैसे इसमें एंटर करता है, यहाँ पे एक मूवमेंट होती है जिसको आगे की तरफ और पीछे की तरफ, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है। जैसे तुमने देखा होगा सांप चलता हुआ, सांप क्या करता है भाई? आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, और अपने आप आगे की तरफ जाता है। वो तुमने देखा होगा। हाँ, वो अभी एमसीक्यू के अंदर आ गए सारे क्वेश्चन। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके अंदर कौन सी पाई जाती है? पैरासाइटिकल मूवमेंट पाई जाती है, जो इसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड लेके जाती है, और फूड को कहां लेके जाती है? आगे की तरफ। अब फूड जो है वो कहां जाएगा? स्टोमच में। तो स्टोमच एक क्या होता है? जे शेप ऑर्गन। क्या होता है? जे शेप ऑर्गन। जे शेप ऑर्गन कौन है? बोल। स्टोमक। और दूसरी बात, ये हमारे एलिमेंट्री कनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। दो बात याद रख लेना, एक तो एलिमेंट्री कनाल का वाइडेस्ट पार्ट, और एक एलिमेंट्री कनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट। वाइडेस्ट पार्ट मतलब चौड़ा, तो सबसे चौड़ा पार्ट तो कौन सा है? स्टोमच। और सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन है? ये याद रख लेना। हाँ भाई, अब सुनो, जे शेप ऑर्गन है, और ये सबसे क्या है? वाइडेस्ट पार्ट है। फिर अपन बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई? गैस्ट्रिक जूस। क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 3 टाइप के एंजाइम। कौन कौन से? पेप्सिन, शांत रहेगी, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। तभी बोल रहा हूं मैं। हाँ, सबसे पहले कौन सा होता है? पेप्सिन, फिर कौन सा होता है? HCl, फिर क्या होता है? म्यूकस। एक एक बात को याद रखना। पेप्सिन, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। तो प्रोटीन के ब्रेक डाउन का काम कौन करता है? पेप्सिन। फिर आता है HCl। HCl जो होता है वो मीडियम को क्या कर देता है? एसिडिक। और म्यूकस क्या करता है? HCl से हमारी इनर लाइन को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो कौन करता है? म्यूकस। और कोई तुमको ये पूछ ले कि पेप्सिन को एक्टिव करने का काम किसका है? तो HCl का है। किसका है? HCl। ये याद रखना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई एक बार नोट्सों को देख लिया करो, उसमें सब कुछ है, सब बोल रहा हूं मैं, सब, एक भी लाइन इधर उधर नहीं है। चाहे NCERT हो, चाहे CBSE हो, सबका है। मतलब कहीं से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता बाहर कोई आ गया तो वो कोई डायग्रामों में से आ जाए तो वो एक अलग बात है, बाकी पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही मिलेगा तुमको। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पेप्सिन को एक्टिव करने का काम किसका है भाई? HCl को। और फिर उसके बाद अपने पास आते हैं भैया, बीच में कौन आ जाता है? सपोर्टिव ऑर्गन्स। उसमें सबसे पहले आता है कौन सा? लीवर। कौन सा आता है? लीवर। तो लीवर जो है उसमें क्या होता है? गॉल ब्लैडर।
क्या होता है? गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर में क्या पाया जाता है? बाइल जूस। और बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। कहाँ होता है? हाँ। और ये क्या करता है? हमारे फूड को क्या कर देता है? एल्कली। एक बात बताओ, HCl से हमारा फूड क्या हो गया था? एसिडिक। अब उसको क्या करना है? मेरे को न्यूट्रलाइज करना है, तो क्या देना पड़ेगा? बेस। तो बेस देने का काम कौन करता है? लीवर। कौन करता है? लीवर। तुमने एक बात सुनी है क्या कभी कभी? सुनो मैं बताता हूं। कभी देखना कोई ऐसा रोगी, कोई ऐसा मरीज जिसको बार बार खट्टी डकारें आती है, उसका खाना ढंग से पचता नहीं है, पेट में जलन सी होती है, और डॉक्टर बोलता है भैया जांच कराओ, लीवर की जांच कराओ। और अगर उसका लीवर फैटी लीवर है, फैटी का मतलब सिंपल सा है कि तुम्हारे लीवर के ऊपर फैट जमा हो गया है, मतलब वो सड़ने की कगार पे तो नहीं आया, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन है। तो अगर फैटी लीवर जो है वो ज्यादा ही हो जाए ना, तो भैया क्या होगा? एसिडी। क्यों? बेस बेस वाला काम तो खत्म ही हो गया। लीवर करता था बेचारा, उसको तो तुमने बाहर का खाना खा खा के पूरा वो क्या कर दिया? फैट जमा दिया उसके ऊपर। उसका काम वो अब क्या नहीं सिक्रेट कर रहा? बाइल जूस सिक्रेट ही नहीं कर रहा। तो जब बाइल जूस सिक्रेट ही नहीं कर रहा, तो भैया क्या है? मीडियम तो एसिडिक ही रह गया। तो क्या होगा? खट्टी डकार नहीं आएगी तो क्या आएगी? और ना ढंग से खाना पचेगा। होता है, बहुत बार होता है। मेरे दोस्त मेरे साथ मेरे ही नाम का एक दोस्त है, उसके हो गया था, मतलब। और सुनो, हाँ नहीं रवि मेहरा नहीं है, रवि नाम है उसका भी। तो और सुनो, मेरे से भी कम खाता था वो तो, मतलब बाहर की चीजें मेरे से भी कम खाता। मैं तो अब तो बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन आज से 2 साल पहले तो इतना खाता था मैं, तुम भी कहीं नहीं अड़ोगे, मतलब इतना खाते थे हम, बाहर ही बाहर खाते थे। तो जैसे मेरे को पता लगा तो मैं तो बिल्कुल कम कर दिया, बंद कर दिया। वो थोड़ा थोड़ा कभी खा लेता था। अब उसको चेक करवा, पहले तो डॉक्टर को दिखाया, सही नहीं हुआ। इधर उधर की दवाएं ले ली, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिया 2-4 बार। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बोतलें आती है डाइजेस्ट करने वाली, तो वो ले। इस कलर की, अलग अलग कलर की आती है आजकल तो, जैसे मान लो वैसे तो आती है पिंक कलर की, लड़कियों वाले कलर की, और आजकल तो नए नए कलर आ गए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता तो जाके बोल देना, वो दे देगा अपने आप। तो वो पी के देख लिया, उससे भी असर नहीं हुआ। तो भैया उससे असर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो कहाँ गड़बड़ थी? लीवर में थी, फैटी हो गया था लीवर। फिर बात करते हैं अपन किसकी? पेनक्रियाज की। किसकी बात करते हैं? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है उसमें 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने तरह के एंजाइम पाए जाते हैं? 3। कौन कौन से? ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन। और दूसरा है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। और लास्ट हमारे पास कौन सा है? लाइपेज। कौन सा है? लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या काम करता है बता? ट्रिप्सिन। अरे उससे पूछ रहा हूं मैं, तू बता। क्यों? क्या हो गया तेरे? फिर तो ये बता दे, पैनक्रियाटिक एमाइलेज पढ़ के नहीं आई तू? क्यों? आज भी खेलने गई थी? फिर तो कब तक चलेगा फिर? अब एग्जाम आ गए ना। क्या है 7 तारीख? ऐसे काम नहीं चलेगा, फेयरवेल के चक्कर में रह जाओगे फालतू। देखो मैं ऐसे नहीं कहता कि 10वीं के अंदर जो है वो अपन को अपने सारे काम रोक देने चाहिए, कि भाई जो इम्पोर्टेंट है वो भी करो, हंसी मजाक सब चलता रहना चाहिए। पर बिल्कुल जब टाइम कम बचा है तो फिर ध्यान देने वाली बात है। हाँ भाई, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लेती है, एक बार पढ़ती तो याद हो जाती है। हाँ भाई, अब सुनो, फटाफट सुनते जाओ मेरी बातें, क्योंकि टाइम अपने पास कम है। हाँ, सबसे पहले आता है कौन? पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो है उसमें सबसे पहले आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? अपन ने प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन तो कर लिया था, अब उसको क्या करेगा? वो डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। अब पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या काम करता है? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जितना भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया उसको पचाने का काम कौन करता है? कौन करता है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। अब एक बात बताऊंगे तुमको, थोड़ी सी 2 मिनट की बात है। देखो जिसकी शुगर हो जाता है ना, उसकी पैनक्रियाज जो है वो ढंग से काम नहीं करता। पैनक्रियाज ढंग से काम नहीं करता,
तो उसको सजेस्ट मतलब उसको सलाह दी जाती है कि कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाओ। मुझे हाँ चावल नहीं खाता मैं, क्यों? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है उसमें। रोटी रोटी कम खाता हूं, कम का मतलब वो नहीं, बाजरे ही खा लो, मतलब गेहूं की रोटी कम खाओ, बाकी कुछ भी खाओ। हाँ तो हाँ उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट छोड़ो उसमें तो शुगर भी है फिर उसमें, लेकिन नेचुरल शुगर है लेकिन है तो सही। हाँ फिर बात करते हैं किसकी, लाइपेज की। किसकी है? लाइपेज। ये क्या करता है? इमल्सिफाइड फैट को क्या करता है? ब्रेक डाउन। अब सुन लेना, इमल्सिफिकेशन और ब्रेक डाउन दोनों में क्या डिफरेंस है? इमल्सिफिकेशन का मतलब तो होता है किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में तोड़ना, और ब्रेक डाउन का मतलब है बिल्कुल ही छोटे पार्ट, मतलब कितने भी छोटा पार्ट है उसको भी तोड़ दो तो वो तो हो जाएगा ब्रेक डाउन। और इमल्सिफाइड का मतलब होता है एक बार ऐसे तोड़ना, कहने का मतलब इमल्सिफाइड करना, उसको सिंप्लीफाई करना। हाँ भाई, फिर उसके बाद आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सीधी सीधी अभी बताए थे मैंने कि हमारे एलिमेंट्री कनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर बात करते हैं, ये हमारे डाइजेशन की फाइनल साइट है, कहने का मतलब है डाइजेशन जो है उसका मेन काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसी के अंदर मेन काम होता है। आगे सुनो। और फिर बोलता है ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, और इसमें क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? इंटेस्टाइनल जूस, जो क्या काम करता है? सुनो, जो कार्बोहाइड्रेट को तो किसमें चेंज करता है? ग्लूकोज में। किसमें चेंज करता है? ग्लूकोज। फैट को किसमें चेंज करता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरीन में। फिर उसके बाद प्रोटीन को किसमें चेंज करता है? एमिनो एसिड। और सभी का क्या करता है? एब्जॉर्वेशन। और एब्जॉर्वेशन किसकी मदद से करता है? विली। किसकी मदद से? विली। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बोल रहा हूं। विली कहां पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि किसका काम करते हैं? एब्जॉर्वेशन। किसको एब्जॉर्व करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सबको एब्जॉर्व करने का काम किसका है? विली का। किसका है? फिर उसके बाद अपने पास आता है लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम कोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलन। इसका काम केवल इतना सा है, देखो सुनो मेरी बात, डाइजेशन तो कहां खत्म हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब किसकी बारी आई है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो भैया कुछ तो काम करेगा, फालतू थोड़ी है। क्या करेगा? वाटर का एब्जॉर्वेशन करेगा। किसका करेगा? वाटर का एब्जॉर्वेशन करेगा। और वाटर का एब्जॉर्वेशन करने के बाद इसको कहां भेज देगा? एनस में। कहां भेज देगा? एनस। और एनस के थ्रू जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसको कहां निकाल देगा? बाहर। कहां निकाल देगा? बाहर। एक क्वेश्चन और याद रखना, एक हर्बीवोरस और कार्निवोरस। तो कार्निवोरस की लॉन्ग इंटेस्टाइन तो कैसी होती है? स्मॉल। और हर्बीवोरस की लॉन्ग इंटेस्टाइन कैसी होती है? लार्ज। और ह्यूमन जो होती है उनकी लॉन्ग इंटेस्टाइन कैसी होती है? मीडियम। कैसी होती है? मीडियम। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और कल अपन स्टार्ट करेंगे क्या? रेस्पिरेशन। तो सब क्या पढ़ के आएंगे? रेस्पिरेशन।